नमस्कार। आज हम क्लास 12th अंग्रेजी की फ्लेमिंगो किताब के एक बहुत ही कह सकते हैं जाने पहचाने मगर ज़रूर सोचने पर मजबूर करने वाले चैप्टर द इंटरव्यू पर गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, द इंटरव्यू काफी दिलचस्प चैप्टर है ये। हमारे पास इसमें दो हिस्से हैं। पहला है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का लिखा हुआ, जो इंटरव्यू की पूरी अवधारणा मतलब इसके कॉन्सेप्ट पर एक नज़र डालता है। और दूसरा हिस्सा अम्बर्टो ईको, जो इटली के बहुत बड़े लेखक और प्रोफेसर थे, उनके एक असल इंटरव्यू का अंश है। हाँ, जिसे मुकुंद पद्मनाभन ने लिया था। और जो सिल्वेस्टर वाला हिस्सा है वो उनकी किताब द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज की भूमिका से लिया गया है। तो ये दोनों हिस्से मिलकर हमें इस विषय को मतलब इंटरव्यू को काफी अच्छे से समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। आज का मकसद यही है कि इस चैप्टर को ठीक से समझा जाए, खासकर बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। हाँ, लेकिन सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे के जो विचार है उनको पकड़ना है। सही कहा कि भाई इंटरव्यू आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ जानकारी पाने का जरिया है या कहीं ना कहीं किसी की निजी जिंदगी में दखल भी है? यही सवाल है। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का नजरिया। वो बताते हैं कि पिछले करीब 130 सालों में जब से इंटरव्यू का चलन शुरू हुआ है, हाँ, लगभग 130 साल हो गए। तब से ये पत्रकारिता का एक आम हिस्सा बन गया है, एक कॉमन प्लेस जिसे कहते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आज शायद ही कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा जिसने कभी कोई इंटरव्यू पढ़ा या देखा ना हो। सही। और दूसरी तरफ हजारों मशहूर हस्तियां हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जिनका इंटरव्यू बार बार लिया जाता है। तो ये हमारी रोजमर्रा की जानकारी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो इसी वजह से ये कोई हैरत की बात नहीं है कि इंटरव्यू को लेकर लोगों की राय बहुत बटी हुई है। हाँ बिल्कुल, इसके काम करने के तरीके पर, इसके फायदे नुकसान पर, सब पर अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग तो इसे बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, मानते हैं कि अपने सबसे अच्छे रूप में इंटरव्यू सच्चाई जानने का एक स्रोत है, अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। और इसे करना मतलब इंटरव्यू लेना अपने आप में एक कला है, एन आर्ट। हाँ, ऐसा शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक अच्छा इंटरव्यू हमें किसी व्यक्ति के विचारों, उसकी भावनाओं तक सीधी पहुंच दे सकता है, जो शायद किसी और तरीके से मुमकिन ना हो। जी, और उसे सलीके से पेश करना वो वाकई एक कला है। लेकिन फिर इसका एक दूसरा पहलू भी है, थोड़ा स्याह पहलू कह सकते हैं। हाँ, कई मशहूर हस्तियां जो मानती हैं कि वो इंटरव्यू का शिकार बनती हैं, वो इसे सख्त नापसंद करती हैं। उनको लगता है कि ये उनके जीवन में एक बेवजह का दखल है, एक अनुचित हस्तक्षेप, अनवारंटेड इंट्रूजन। हाँ, अनवारंटेड इंट्रूजन। उन्हें महसूस होता है कि इंटरव्यू उनकी शख्सियत को कम करता है, उन्हें छोटा दिखाता है, मतलब डिमिनिशेस देम। बिल्कुल। सिल्वेस्टर ने इसकी तुलना भी की है कुछ पुरानी संस्कृतियों से। हाँ, वो आत्मा चुराने वाली बात। जी, जहां हम मानते थे कि किसी की तस्वीर खींचना उसकी आत्मा चुराने जैसा है, तो शायद इन हस्तियों को भी कुछ ऐसा ही लगता है कि इंटरव्यू उनकी असलियत का कोई हिस्सा छीन लेता है, उन्हें कमजोर बना देता है। और यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है जब हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े लेखकों ने इंटरव्यू के प्रति अपनी नफरत खुलकर जाहिर की है। हाँ, ये वाकई में ध्यान देने वाली बात है। जैसे वी.एस. नायपॉल, नोबेल पुरस्कार विजेता। जी, उनका मानना था कि कुछ लोग इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं और अपना एक हिस्सा खो देते हैं, मतलब wounded by interviews and lose a part of themselves। और लुइस कैरोल, जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखी, हाँ, उनके बारे में तो कहा जाता है कि उन्हें इंटरव्यू लेने वाले से सख्त खौफ था, a just horror of the interviewer। उन्होंने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं। कभी नहीं। उनको डर था कि लोग उन्हें सेलिब्रिटी की तरह पूजेंगे, लायनाइज करेंगे। अच्छा। इसी वजह से वो इंटरव्यू लेने वालों को, ऑटोग्राफ मांगने वालों को, सबको दूर रखते थे। बाद में बताते भी थे बड़े मजे लेकर कि कैसे उन्होंने ऐसे लोगों को चुप कराया। और रुडयार्ड किपलिंग का रवैया तो और भी ज्यादा सख्त था। हाँ, बहुत ज्यादा। उनकी पत्नी कैरोलीन ने अपनी डायरी में लिखा भी है, 1892 की बात है। क्या लिखा था? कि बॉस्टन के 2 रिपोर्टरों ने उनका दिन बर्बाद कर दिया और किपलिंग ने उन रिपोर्टरों से कहा कि मैं इंटरव्यू देने से क्यों मना करता हूं, क्योंकि ये अनैतिक है। अनैतिक? हाँ, बोले यही एक अपराध है, उतना ही बड़ा अपराध जितना मेरे व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध जैसे हमला, असॉल्ट, और उतनी ही सजा का हकदार है। बाप रे। आगे और कहा, यह कायरतापूर्ण और नीच है। कोई भी सम्मानजनक व्यक्ति, रिस्पेक्टेबल मैन, इसे मांगेगा नहीं और ना ही देगा। बहुत कठोर शब्द हैं ये तो। लेकिन मजे की बात यह है, जैसा किताब में बताया है,
कि किपलिंग खुद कुछ साल पहले मार्क ट्वेन का इंटरव्यू ले चुके थे। हाँ, यही तो विडंबना है, जो वो खुद कर चुके थे उसी को अपराध बता रहे थे। सही। फिर H.G. वेल्स का भी जिक्र है। जी, द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन वाले, उन्होंने 1894 में एक इंटरव्यू में से इंटरव्यू की कठिन परीक्षा द इंटरव्यूइंग ऑर्डील कहा था। ऑर्डील, हाँ। लेकिन वो अक्सर इंटरव्यू देते थे। और तो और 40 साल बाद उन्होंने खुद जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया। अच्छा। और सॉल बेलो, एक और नोबेल विजेता, हाँ, सॉल बेलो, वो भी इंटरव्यू देते थे कई बार। लेकिन उन्होंने भी एक बार इंटरव्यू को कैसा बताया, जैसे कोई उनकी सांस की नली पर अंगूठे के निशान छोड़ रहा हो। मतलब घोटन महसूस कराने वाला। बिल्कुल, जैसे कोई आपकी आजादी या निजता का गला घोट रहा हो। तो इतनी सारी आलोचनाएं, इतने नकारात्मक अनुभव, इन सब का मतलब क्या निकलता है? क्या इंटरव्यू वाकई इतना बुरा है? देखिए, सिल्वेस्टर कहते हैं कि इन सब कमियों के बावजूद इंटरव्यू संचार का एक बेहद उपयोगी जरिया है। अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, उपयोगी तो है। डेनिस ब्रायन का एक कथन है जो इस बात को अच्छे से समझाता है। वो कहते हैं, इन दिनों किसी भी अन्य समय की तुलना में हमारे समकालीनों यानी कि कंटेम्पररीज की सबसे जीवंत छाप यानी कि विविड इम्प्रेशंस हमें इंटरव्यू के माध्यम से मिलती है। मतलब अपने समय के लोगों को जानने का सबसे अच्छा तरीका। जी, और वो आगे कहते हैं, लगभग हर महत्वपूर्ण बात यानी कि एवरीथिंग ऑफ मोमेंट हम तक एक व्यक्ति द्वारा दूसरे से प्रश्न पूछने के माध्यम से पहुंचती है। ये तो सही बात है। ज्यादातर खबरें, जानकारी वो इंटरव्यू पर ही आधारित होती हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से सिल्वेस्टर निष्कर्ष निकालते हैं कि इंटरव्यू लेने वाले के पास अभूतपूर्व शक्ति और प्रभाव आ जाता है। अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। हाँ, बहुत ज्यादा ताकत। वो तय कर सकता है कि दुनिया किसी व्यक्ति को कैसे देखेगी, उसकी छवि बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, जनमत को आकार देने की शक्ति। तो वो भाग दो हमें यही दिखाता है कि इंटरव्यू एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ जानकारी का अहम स्रोत, दूसरी तरफ किसी की निजता में दखल और उसे कमतर महसूस कराने वाला भी। जी, और परीक्षा के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अलग-अलग लोग इसे कैसे देखते हैं और क्यों। ये जो लेखकों के उदाहरण दिए गए हैं, नायपॉल, केरल, किपलिंग, वेल्स, बेलो, इनके विचार और उनके कारण महत्वपूर्ण हैं। सही। अब चलते हैं भाग 2 की तरफ। हाँ, अम्बर्टो इको का इंटरव्यू। ये इंटरव्यू मुकुंद पद्मनाभन ने द हिंदू के लिए लिया था और ये हमें एक मशहूर हस्ती के नजरिए से इंटरव्यू की प्रक्रिया को और करीब से देखने का मौका देगा। और शायद ये समझने में भी मदद करेगा कि क्या हर सेलिब्रिटी इंटरव्यू से नफरत ही करती है या कुछ अलग नजरिया भी हो सकता है। बिल्कुल। पहले अम्बर्टो इको के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो इटली के बोलोनिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। जी, और वो उपन्यास लिखने से काफी पहले ही अपने एकेडमिक कामों के लिए बहुत जाने जाते थे। हाँ, किन विषयों पर? सेमियोटिक्स यानी संकेतों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ साइंस, फिर साहित्यिक व्याख्या, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, और मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र, मिडीवल एस्थेटिक्स। इन सब पर उनके काम की जबरदस्त प्रतिष्ठा थी। और उनका काम भी बहुत विशाल और विविध था। बहुत ज्यादा। साहित्यिक उपन्यास लिखे, एकेडमिक ग्रंथ, निबंध, बच्चों की किताबें, अखबार के लेख, मतलब बहुत कुछ लिखा उन्होंने। उनका दायरा बहुत बड़ा था। स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। और फिर 1980 में आया उनका उपन्यास द नेम ऑफ द रोज। हाँ, जिसने उन्हें रातों रात दुनिया भर में मशहूर कर दिया, जिसे इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम कहा गया। इसकी 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी। जी, अभूतपूर्व सफलता थी वो। तो इंटरव्यू की शुरुआत मुकुंद एक बड़े दिलचस्प सवाल से करते हैं। वो एक अंग्रेज उपन्यासकार और अकादमिक डेविड लॉज का जिक्र करते हैं। हाँ, डेविड लॉज। लॉज ने कहा था, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि एक आदमी वो सब कैसे कर सकता है जो वो इको करते हैं। मतलब इतने सारे अलग अलग काम। ये सवाल तो किसी के भी मन में आएगा। तो इको का जवाब क्या था? बड़ा साधारण लेकिन गहरा। हाँ, उन्होंने कहा, शायद मैं ऐसा आभास इम्प्रेशन देता हूँ कि मैं बहुत सी चीजें करता हूँ, लेकिन अंत में मुझे विश्वास है कि मैं हमेशा एक ही काम कर रहा हूँ। हमेशा एक ही काम? इसका क्या मतलब हुआ भला? इको समझाते हैं कि उनके कुछ दार्शनिक हित, फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट्स हैं। मतलब कुछ ऐसे बुनियादी सवाल या विषय जिनमें उनकी गहरी रुचि है। अच्छा। वो उन्हीं रुचियों को अपने अकादमिक काम के जरिए भी तलाशते हैं और अपने उपन्यासों के जरिए भी। मतलब दोनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं, यहाँ तक कि मेरे बच्चों की किताबें भी अहिंसा और शांति के बारे में है। तो आप देखिए, नैतिक दार्शनिक हितों का वही समूह है जो उनके हर काम में झलकता है।
सतह पर भले ही काम अलग दिखे, पर उनकी जड़, उनका मूल विचार एक ही है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। और फिर ईको बताते हैं अपना राज। हाँ, कि वो इतना सब करने का समय कैसे निकालते हैं। और वो जो मिसाल देते हैं वो तो कमाल की है, इंटरस्टिस वाली। जी, इंटरस्टिसेस। वो कहते हैं कि जैसे ब्रह्मांड में परमाणुओं के बीच बहुत सारी खाली जगह है। अगर वो सब हटा दें तो ब्रह्मांड मुट्ठी जितना रह जाएगा। हाँ, वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। दो कामों के बीच का वक्त, इंतजार के पल, ईको उन्हें इंटरस्टिस कहते हैं। और वो कहते हैं कि मैं इन्हीं खाली स्थानों में काम करता हूँ। हाँ, मजाक में कहते हैं कि मान लीजिए आप मेरे घर आ रहे हैं, लिफ्ट में हैं और मैं दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो ये जो इंतजार का वक्त है, ये एक इंटरस्टिस है, एक खाली जगह। और वो कहते हैं कि जब तक आप पहली मंजिल से तीसरी तक आएंगे, मैं एक लेख लिख चुका हूँगा। जाहिर है ये मजाक में कहा गया है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है समय के उन छोटे छोटे टुकड़ों का भी उत्पादक रूप से इस्तेमाल करना, जिन्हें हम अक्सर बेकार समझकर गवा देते हैं। हाँ, जैसे कहीं इंतजार कर रहे हों या सफर कर रहे हों। बिल्कुल, ये टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही अनोखा और कारगर तरीका है। हर पल का सदुपयोग करना, खासकर छात्रों के लिए ये बहुत काम की बात है। सही कहा। छोटे छोटे ब्रेक्स या इंतजार के पलों को भी पढ़ाई या किसी और प्रोडक्टिव काम में लगाया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, फिर मुकुंद अगला सवाल पूछते हैं इको की लेखन शैली के बारे में। हाँ, उनके एकेडमिक लेखन के बारे में। मुकुंद कहते हैं कि इको के गैर काल्पनिक मतलब उनके अकादमिक लेखों में एक खास तरह की चंचल और व्यक्तिगत गुणवत्ता है, प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी है, जो आमतौर पर एकेडमिक स्टाइल में नहीं मिलती। एकेडमिक स्टाइल तो अक्सर बहुत रूखा, उबाऊ और अव्यक्तिक होता है। लगता ही नहीं कि कोई इंसान लिख रहा है। हाँ, तो मुकुंद पूछते हैं कि क्या इको ने ये अंदाज जानबूझकर अपनाया था या ये बस स्वाभाविक रूप से आ गया? इस पर इको एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाते हैं, अपनी पहली डॉक्टरेट थीसिस का। अच्छा। जब उन्होंने अपनी थीसिस जमा की तो एक प्रोफेसर ने कहा, देखो बाकी विद्वान क्या करते हैं, वो एक विषय के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, फिर बहुत सारी झूठी परिकल्पनाएं बनाते हैं, फिर उन्हें ठीक करते हैं और आखिर में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हाँ, ये तो सामान्य तरीका है। लेकिन तुमने, प्रोफेसर ने इको से कहा, तुमने इसके विपरीत अपने शोध की पूरी कहानी, स्टोरी ऑफ योर रिसर्च सुनाई है, यहाँ तक कि अपने परीक्षणों और त्रुटियों को भी शामिल किया है। मतलब अपनी पूरी यात्रा बता दी, गलतियों समेत। जी, और प्रोफेसर को इको का ये तरीका इतना पसंद आया कि उन्होंने माना कि इको सही थे और उनकी थीसिस को एक किताब के रूप में प्रकाशित करने की सिफारिश की। वाह। इको कहते हैं कि उसी दिन जब वो सिर्फ 22 साल के थे, वो समझ गए कि विद्वानों की किताबें इसी तरह लिखी जानी चाहिए, शोध की कहानी बताकर, जिसमें उतार चढ़ाव, खोज सब शामिल हो। तो ये अंदाज उन्होंने जानबूझकर अपनाया था उस अनुभव के बाद? हाँ, कह सकते हैं। यही कारण है कि उनके निबंधों में हमेशा एक कथात्मक पहलू, नैरेटिव एस्पेक्ट होता है, एक कहानी कहने का अंदाज। और शायद इसीलिए उन्होंने उपन्यास लिखना काफी देर से शुरू किया, लगभग 50 की उम्र में। बिल्कुल। इको खुद कहते हैं कि शायद इसीलिए उन्होंने इतनी देर से कथाएं, उपन्यास लिखना शुरू किया। ये संभवतः उनके वर्णन, नरेशन के शौक को संतुष्ट करता था, जो उनके अकादमिक लेखन से भी कुछ हद तक पूरा हो रहा था। उन्होंने अपने दोस्त रोलैंड बार्थेस का भी जिक्र किया। हाँ, रोलैंड बार्थेस, जो हमेशा इस बात से निराश रहते थे कि वो एक निबंधकार है, उपन्यासकार नहीं। वो उपन्यास लिखना चाहते थे। लेकिन इको को ऐसी कोई निराशा नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो उपन्यास लिखना महज एक संयोग, एक्सीडेंट से शुरू किया, कोई प्लान नहीं था। अब मुकुंद एक और थोड़ा चुभने वाला सवाल पूछते हैं। हाँ, प्रसिद्धि को लेकर। वो कहते हैं कि द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के बाद आप एक जाने माने अकादमिक से अचानक शानदार ढंग से प्रसिद्ध हो गए। बिल्कुल। आपने 5 उपन्यास लिखे हैं, जबकि 40 से ज्यादा गैर काल्पनिक मतलब अकादमिक काम किए हैं। इको यहाँ मुकुंद को ठीक भी करते हैं, 40 से अधिक। हाँ, मतलब उनके अकादमिक काम कहीं ज्यादा हैं। फिर भी ज्यादातर लोग इको के बारे में कहेंगे, ओ वो उपन्यासकार हैं। क्या ये बात इको को परेशान करती है? और इको का जवाब है हाँ। हाँ, उन्हें वाकई ये बात परेशान करती है। जी, वो कहते हैं क्यों? क्योंकि मैं खुद को एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता हूँ जो रविवार को उपन्यास लिखता है। ये मजाक नहीं है। नहीं, वो कहते ये कोई मजाक नहीं है। उनकी असली पहचान, उनका जुड़ाव अकेडमिक समुदाय से है। वो अकेडमिक सम्मेलनों में भाग लेते हैं, पेन क्लबों या लेखकों की बैठकों में नहीं। अच्छा, ये उनकी प्राथमिकता है। जी, लेकिन वो इस सच्चाई को स्वीकार भी करते हैं। थोड़ा हंसते हुए और कंधे उचकाते हुए कहते हैं, लेकिन ठीक है, अगर उन्होंने ज्यादातर लोगों ने केवल उपन्यास पढ़े हैं तो वो उन्हें उपन्यासकार ही समझेंगे।
इसमें क्या किया जा सकता है? हाँ, वो मानते हैं कि उपन्यास लिखकर वो कहीं ज्यादा बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं, मैं सेमियोटिक्स पर लिखी सामग्री के साथ 10 लाख पाठक होने की उम्मीद तो नहीं कर सकता। ये तो सच है। अब अगला सवाल द नेम ऑफ द रोज की जबरदस्त कामयाबी पर है। हाँ, जो इतनी सफल हुई। मुकुंद पूछते हैं कि ये उपन्यास तो बहुत गंभीर, सीरियस है। हाँ, एक स्तर पर यह जासूसी कहानी, डिटेक्टिव यान जैसा लगता है, लेकिन इसमें तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स, धर्मशास्त्र, थियोलॉजी और मध्ययुगीन इतिहास, मिडीवल हिस्ट्री जैसे बहुत गहरे और मुश्किल विषय भी हैं। सही बात है, कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है ये। फिर भी इसने एक विशाल चंद दर्शक वर्ग, ह्यूज मास ऑडियंस का आनंद लिया। इतने सारे लोगों ने इसे पढ़ा। क्या इको इससे बिल्कुल हैरान थे? इको का जवाब फिर से दिलचस्प है। नहीं। वो हैरान नहीं थे। नहीं। वो कहते हैं हैरान कौन है? पत्रकार हैरान है, और कभी-कभी प्रकाशक। अच्छा। क्यों? क्योंकि पत्रकार और प्रकाशक अक्सर ये मानकर चलते हैं कि लोग बस कचरा, मतलब हल्की फुल्की सतही चीजें ही पसंद करते हैं और कठिन पढ़ने के अनुभव पसंद नहीं करते। ये धारणा तो है काफी लोगों में। जी, एको इस सोच को चुनौती देते हैं। वो तर्क देते हैं, इस ग्रह पर 6 अरब लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज की 10 से 15 मिलियन प्रतियां बिकी, यानी 1 से 1.5 करोड़, जो कुल आबादी का बहुत छोटा हिस्सा है। हाँ, तो एक तरह से वो पाठकों के केवल एक छोटे प्रतिशत तक पहुंचे, लेकिन ये ठीक वैसे ही पाठक हैं जो आसान अनुभव नहीं चाहते, या कम से कम हमेशा आसान अनुभव नहीं चाहते। वो अपना उदाहरण भी देते हैं। हाँ, कहते हैं कि रात 9 बजे खाने के बाद मैं टेलीविजन देखता हूँ और मियामी वाइस या इमरजेंसी रूम जैसा कुछ देखना चाहता हूँ। मुझे वो अच्छा लगता है और मुझे उसकी जरूरत भी है, लेकिन पूरे दिन नहीं। मतलब लोग गंभीर और चुनौतीपूर्ण चीजों के लिए भी तैयार रहते हैं अगर वो अच्छी हो। बिल्कुल। ये प्रकाशकों और पत्रकारों की सोच गलत है कि लोग सिर्फ आसान चीजें चाहते हैं। आखिरी सवाल मुकुंद पूछते हैं, क्या उपन्यास की भारी सफलता का इस तथ्य से कोई लेना देना हो सकता है कि ये मध्ययुगीन इतिहास, पीरियड ऑफ मिडीवल हिस्ट्री की अवधि से संबंधित था? इको कहते हैं ये संभव है। दैट्स पॉसिबल। लेकिन वो पूरी तरह से हाँ नहीं कहते। वो फिर एक कहानी सुनाते हैं। हाँ, एक चीनी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह, जैसा मुकुंद कहते हैं। इको बताते हैं कि उनकी अमेरिकी प्रकाशक ने कहा था कि उन्हें किताब पसंद तो आई, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका जैसे देश में, जहां किसी ने कैथेड्रल नहीं देखा है या लैटिन नहीं पढ़ता है, वहां ये 3000 से ज्यादा बिकेगी। सिर्फ 3000? हाँ, इसलिए उन्हें 3000 प्रतियों के लिए ही अग्रिम दिया गया था। लेकिन अंत में अमेरिका में इसकी 2 या 3 मिलियन, यानी 20 से 30 लाख प्रतियां बिकी। अविश्वसनीय। तो इको का निष्कर्ष क्या है? वो कहते हैं कि बहुत सारी किताबें उनके उपन्यास से बहुत पहले मध्ययुगीन अतीत के बारे में लिखी जा चुकी हैं। तो सिर्फ विषय कारण नहीं हो सकता? नहीं, वो कहते हैं मुझे लगता है कि किताब की सफलता एक रहस्य है, मिस्ट्री है। कोई भी इसकी भविष्यवाणी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। उनका मानना है कि अगर उन्होंने द नेम ऑफ द रोज 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी होती तो शायद ये वैसी सफल नहीं होती। मतलब समय का भी खेल था। हाँ, ये उस समय क्यों सफल हुई, ये एक रहस्य है। वो इसे विनम्रता से स्वीकार करते हैं। तो ये था अंबर्टो इको का इंटरव्यू। इससे हमें उनके काम करने के तरीके, उनके विचारों, उनकी पहचान के बारे में काफी कुछ पता चला। इंटरस्टिशियल का आइडिया, उनकी कहानी कहने वाली अकादमिक शैली। हाँ, और ये भी कि वो खुद को पहले एक अकादमिक मानते थे, फिर उपन्यासकार, और सफलता को वो कैसे देखते थे, एक रहस्य की तरह। अगर हम इसे भाग 1 से जोड़कर देखें? हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल नहीं। इको उन लेखकों जैसे नहीं लगते जो इंटरव्यू से सख्त नफरत करते थे, जैसे नाइपोल या किपलिंग। बिल्कुल नहीं। इको इंटरव्यू देने में काफी सहज लगते हैं, शायद इसलिए कि वो बातचीत को नियंत्रित करना जानते हैं और इसे अपनी बात कहने का, संचार का एक हिस्सा मानते हैं। हाँ, लेकिन साथ ही वो अपनी प्राथमिक पहचान को लेकर बहुत स्पष्ट हैं। जी, कि वो मूल रूप से एक एकेडमिक हैं। वो प्रसिद्धि को खुद पर हावी नहीं होने देते। तो परीक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हाँ, जैसे इंटरस्टिस का क्या मतलब है और इको इसका इस्तेमाल कैसे करते थे। सेमियोटिक्स क्या है, इसका जिक्र क्यों आया। इको की एकेडमिक शैली क्यों अलग थी, वो कहानी वाला पहलू। और भाग 1 से हस्तियां इंटरव्यू क्यों ना पसंद करती हैं, वो नायपॉल, कैरल, किपलिंग के कारण। और आखिर में द नेम ऑफ द रोज की सफलता पर इको के क्या विचार थे कि ये एक रहस्य है, समय की बात है। जी, ये सब मुख्य बिंदु हैं जिन पर सवाल बन सकते हैं।
किताब के आखिर में जो सवाल दिए हैं, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, वो भी इन्हीं बातों पर फोकस करते हैं। हाँ, जैसे क्या ईको को इंटरव्यू पसंद था या नहीं, वो इतना लिखने का समय कैसे निकालते थे, इंटरेस्टिस, उनकी अकादमिक लेखन शैली में क्या खास था, कथानक, वो खुद को पहले उपन्यासकार मानते थे या अकादमिक विद्वान, और द नेम ऑफ द रोज की सफलता का क्या कारण है, रहस्य। इन सभी सवालों के जवाब हमने इस चर्चा में कवर किए हैं। बिल्कुल, तो चलिए एक बार जल्दी से आज की मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। ठीक है। चैप्टर का विषय, इंटरव्यू, संचार का एक शक्तिशाली लेकिन विवादास्पद जरिया, इसके फायदे भी नुकसान भी। सिल्वेस्टर का दृष्टिकोण। भाग 1, इंटरव्यू पर मिली-जुली राय है। ये जानकारी दे सकता है, पर दखलंदाजी भी महसूस हो सकता है। इंटरव्यू लेने वाले के पास काफी शक्ति होती है। अंबर्टो इको भाग 2 का दृष्टिकोण, लेखन अकादमिक हो या काल्पनिक उनके लिए जुड़ा हुआ है। उनकी पहली पहचान अकादमिक है, समय का कुशल उपयोग करते हैं। इंटरस्टिस, उपन्यास की सफलता को एक रहस्य मानते हैं, और इंटरव्यू को सहजता से लेते हैं, अपनी शर्तों पर। परीक्षा के लिए खास बातें, हस्तियां इंटरव्यू क्यों ना पसंद करती हैं, भाग 1 के कारण, इको का समय प्रबंधन, इंटरस्टिस, उनकी अनोखी लेखन शैली, और द नेम ऑफ द रोज की सफलता का रहस्य। तो ये थी हमारी आज की चर्चा द इंटरव्यू चैप्टर पर। उम्मीद है कि इससे इस पाठ को समझने में और परीक्षा की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। और इससे एक अहम सवाल भी उठता है सोचने के लिए, क्या कि क्या एक अच्छा इंटरव्यू सिर्फ जानकारी देता है, या ये पढ़ने वाले या देखने वाले के नजरिए को बदलने की ताकत भी रखता है? मतलब क्या इंटरव्यू सिर्फ सच दिखाता है या सच को गढ़ता भी है? कुछ ऐसा ही। इंटरव्यू लेने वाले की शक्ति सिर्फ उसके सवालों में है, या जवाब देने वाले के जवाब देने के तरीके में भी है? ये शक्ति का संतुलन कहाँ है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इन विचारों के साथ पाठ को फिर से पढ़ने का प्रयास करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।